गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, क्लास 12 चैप्टर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत होती है। बाजार किसे कहते हैं तो आपका 5th चैप्टर है बाजार। वैसे यहाँ समझ लीजिएगा, बाजार किसे कहते हैं? ऐसा कोई भी स्थान जहां पर कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ऐसा कोई भी स्थान जहां पर कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उस स्थान को हम बाजार कहते हैं। जैसे कि सर्राफा बाजार, सोने चांदी की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा बाजार, ठीक, गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, और आपके ये बाजार कुछ ऐसे हैं जहां पर कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहें हम या पूर्ण प्रतियोगिता कहें, ये बाजार में पाई जाती है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, किसी फर्म के आगम से आप क्या समझते हैं? आगम क्या होता है? आगम को इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू। ये सेल्स जो होती है उसी का दूसरा नाम है आगम। कोई भी फर्म अपने उत्पाद को, कुल मात्रा को जितने रुपए कुल राशि में बेचती है वह उसका कुल आगम कहलाता है। तो यहां लिखा है किसी भी फर्म को अपने उत्पाद को बेचने से जो आय बिक्री की कुल राशि की प्राप्ति होती है उसे ही आगम या संप्राप्ति कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कीमत रेखा किसे कहते हैं? कीमत रेखा वह रेखा होती है जहां पर औसत आगम, एवरेज रेवेन्यू, तथा सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होते हैं। कीमत रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा खींची जाती है जो फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। आपूर्ति सारणी से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति सारणी से आप क्या समझते हैं? तो मांग और पूर्ति जो होती है, तो जब हम किसी भी चीज की पूर्ति करते हैं तो उसी को आपूर्ति बोलते हैं। तो आपूर्ति सारणी वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं का सारणीबद्ध प्रतिनिधित्व है जो एक आपूर्तिकर्ता द्वारा एक समयावधि में विभिन्न मूल्य स्तरों पर आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति सारणी वस्तुओं की कीमत और आपूर्ति की गई वस्तुओं की मात्रा के मध्य संबंध को दर्शाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में एक एक्स अक्ष के समानांतर क्यों होता है? तो क्यों होता है वो मैंने यहां दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म के लिए कीमत होती है। वह कीमत स्वीकारक होती है, ना कि निर्धारक। अतः उत्पादन के प्रत्येक स्तर कीमत समान रहती है और फर्म का एक वक्र, मांग वक्र, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अल्पकाल में एक फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए, या पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मात्रा और कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। पहले तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? पूर्ण प्रतियोगिता जैसा कि मैंने बताया बाजार में है ना होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता अथवा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की वह स्थिति होती है जहां पर अधिक संख्या में क्रेता एवं विक्रेता एकत्र होते हैं। काय के लिए एकत्र होते हैं? क्रेता वस्तुओं को खरीदने के लिए एवं विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए एकत्र होते हैं, जमा होते हैं या आते हैं। क्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेता होते हैं वो बाजार की पूरी जानकारी रखते हैं तथा विक्रय कला में दक्ष होते हैं। विक्रेता होते हैं वो ट्रेंड होते हैं कि कैसे आदमी को अपना माल बेचना है। जहां पर वस्तुओं का मूल्य एक तथा किस्म एक होती है, जहां पर वस्तुओं का, सभी प्रकार की वस्तुओं का एक ही किस्म की वस्तुएं मिलेंगी और एक ही मूल्य होगा। ऐसा नहीं है कि इस दुकान पर कोई प्राइस है और दूसरी पर कोई प्राइस होगा। प्राइस सब पर एक होगा। जैसा कि आज के युग में हम गोल्ड का प्राइस ऑनलाइन देख सकते हैं, चाहे यहां देख लो इंडिया में बैठे कर। पेट्रोल की कीमत है ना, सिल्वर की, यानी किसी भी धातु की कीमत वही है कि मूल्य किस्म एक होती है। जहां स्वतंत्र प्रतियोगिता देखी जाती है, यानी कि कोई फाउंडेशंस नहीं है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही बाजार की वास्तविक स्थिति का दर्पण है।
पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण किस तरीके से हम करते हैं? तो किसी भी वस्तु का मूल्य जो निर्धारण किया जाता है वह उसकी उत्पादन लागत पर निर्धारित होता है। यानी कि किसी भी वस्तु की जो उत्पादन लागत होती है उसमें लाभ की राशि जोड़ने पर जो राशि निकल के आती है वो कुल आगम कहलाती है। ठीक, यानी कि बिक्री। रिकॉर्ड उत्पादन लागत में केवल श्रम लागतों को सम्मिलित करते थे। इसके विपरीत प्रोफेसर वालरस व जेवंस आदि अर्थशास्त्रियों का मत था कि वस्तुओं का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। यानी कि जिस वस्तु की जितनी उपयोगिता होगी उस वस्तु का उतना मूल्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी लागत अथवा उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन, उस वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। ये दोनों मिलकर ही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करते हैं। अब तालिका तथा रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, तो देखिए मैंने तालिका बना ली है। तालिका में दिया केलों की मांग दर्जन में, तो 500 दर्जन, 100 दर्जन केलों की मांग है, 200 किलो की मांग है तो 8 रुपए मूल्य है, 300 किलो की मांग है तो 7 रुपए मूल्य है, 400 दर्जन किलो की मांग है तो 5 रुपए मूल्य है, और 500 दर्जन किलो की मांग है तो 4 रुपए मूल्य है। अब पूर्ति की जब मांग 100 तो पूर्ति कितनी? 500। पूर्ति 400, 300, पूर्ति भी 300, केलों की मांग 400 तो पूर्ति 200, और केलों की मांग 500 तो पूर्ति 100। अब रेखा चित्र में तो बाद में चलेंगे, पहले इसको समझ लीजिए हमें कैसे लिखना है क्वेश्चंस, क्योंकि थ्योरी भी लिखनी होगी इसके साथ। तो हम लिखेंगे उपयुक्त पर स्पष्ट होता है कि केलों की मांग में मूल्य 10 रुपए में तथा केलों की पूर्ति 500 दर्जन है। इसी जब केलों की मांग 200 दर्जन है तो केलों का मूल्य पर दर्जन तथा पूर्ति 400 दर्जन है। जहां वहीं केलों का मूल्य 7 रुपए प्रति दर्जन है और केलों की पूर्ति भी 300 दर्जन है। जहां केलों की मांग 400 दर्जन है, केलों का मूल्य 5 रुपए प्रति दर्जन है और पूर्ति 200 दर्जन है। केलों की मांग 500 दर्जन है, केलों का मूल्य 4 रुपए प्रति दर्जन है और पूर्ति 100 दर्जन है। तालिका में जहां मांग और पूर्ति बराबर है वहीं पर कीमत का निर्धारण हो जाता है। किसी तालिका में जहां पर मांग और पूर्ति बराबर आ जाते हैं उसी मूल्य पर वस्तु का मूल्य निर्धारण कर दिया जाता है। तो जैसा कि देखिएगा मैंने तालिका के बाद में ये रेखा चित्र बनाया है, तो रेखा चित्र में देखिएगा केलों की मांग 100 थी तो प्राइस क्या? 10 रुपए। ये क्या है? ये हो गया हमारा डी डिमांड और ये हो गई एस सप्लाई। तो जब केलों का प्राइस डिमांड 10 रुपए, मांग 200 तो गया 300, 400 और 5 और 504। इसी तरीके से जब 10 रुपए पर दर्जन थी तो 570 थी, डाउन हुई 400 और 300, उसके 5 200 में और 100 पर 4। अब यहां दोनों चीजें काट दें, देखिएगा ये कट गई बिल्कुल। यानी कि 60 दर्जन पर मांग और पूर्ति, इसलिए इस बिंदु पर हमें मूल्य का निर्धारण कर देना चाहिए। बात समझ में आई? आप थ्योरी लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है। तो कोई भी पूर्ण प्रतियोगिता जब बाजार होता है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फर्म के मूल्य का निर्धारण मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मांग और पूर्ति जहां पर दोनों बिंदु बराबर होते हैं वहीं पर वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। तो एक फर्म द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य के अनुसार केवल उत्पादन का समायोजन करती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। अब देखिएगा फर्म का मूल्य होता है वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर होता है फर्म की मांग। तो एक्स अक्ष पर यानी कि ओ एक्स अक्ष पर के समानांतर एक निश्चित रकम पर जहां पर एमआर और एमआर बराबर होते हैं समांतर रेखा खींची जाती है। यही पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार होता है। यानी कि आपसे पूछा है एमसीक्यू में कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार कैसा होता है, तो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।